ओके, सो हमने जो एंड करा था दैट वाज, हमने ये पढ़ लिया था कि सर t इज इक्वल टू, t जो है यहाँ पे t इज योर टाइम ऑफ पीरियड, कि अगर आपके अर्थ के रिस्पेक्ट में आपका कोई भी सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है तो टाइम ऑफ पीरियड की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में r अपॉन j। दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है ना, कि अगर टाइम ऑफ पीरियड फाइंड करना हो तो इन टर्म्स ऑफ जी, अगर जी के रिस्पेक्ट में फाइंड करना हो तो, और नहीं तो हमने फिर एक फॉर्मूला डिराइव करा था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, वेयर टी इज योर टाइम ऑफ पीरियड, आर इज योर रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। जैसे अगर मैं ये अर्थ बोलूँ और ये अगर रेडियस इसका आर है, ठीक है, ये कैपिटल आर या आर जो भी ले लो, ठीक है, अगर ये छोटा सा कोई सैटेलाइट ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका जो टी स्क्वायर की वैल्यू होती है, जो टाइम ऑफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू के। ठीक है, ये हमने डिराइव सर भी ये किया था। टाइम पीरियड ऑर्बिटल वेलोसिटी का रहता ये टाइम पीरियड वेलोसिटी का नहीं, ऑब्जेक्ट का होगा ना, तो ये सैटेलाइट का होता है टाइम ऑफ पीरियड। है? ठीक है, ओके सर। एक्चुअली ये फॉर्मूला आता है तुम्हारा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में आर क्यू अपॉन में जी एम। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू में आर क्यू अपॉन में जी एम। ठीक है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू बिकॉज 4 पाई स्क्वायर एंड जी एम ऑल थिंग्स आर कॉन्स्टेंट। चलो, तो अगर इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आप लोग फटाफट, और देखो आंसर आता है क्या हमारा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ, एंड दैट वुड बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है जहाँ पे सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए थे जो मैं इस लेक्चर में एंड करूंगा। आप लोग कुछ न्यूमेरिकल से पहले वो ट्राई करो एंड देन विल गो अहेड। किसी का आंसर आ जाए तो मुझे बता देना बच्चों। आ गया सर। वेरी गुड, किसका आया? ध्रुव तुम्हारा है? यस सर। गुड। एनीवन एल्स? और किसी का आंसर आया क्या? सर इसमें टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड सोचो ना थोड़ा सा, जो सन होता है, ये अगर सन है एंड दिस इज अवर अर्थ, तो अर्थ को पूरा का पूरा सन का एक रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है? 365। 1 ईयर लगता है, 365 डेज लगता है। ये तो हमें पता होना चाहिए, आप लोगों ने 6-7 में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो अगर आपको 365 डेज लगता है और उस केस में अगर रेडियस आर है, और अगर वो यही कह रहा है इस रेडियस को अगर मैं डबल कर दे रहा हूँ, इफ आई एम twising this radius, the distance between sun and earth, then what would be the next I mean what would be the another time of period, what would be the change of time of period? तो आपको t2 की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला सिंपल सा है, t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 का क्यूब, है ना। t1 की वैल्यू पता है, r1 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, r1 की वैल्यू की जरूरत भी तो नहीं है क्योंकि हमें r1 r2 में जो है रिलेशन ही पता है। r1 की वैल्यू अगर r है तो r2 की वैल्यू है 2r। तो ये हो गया t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r अपॉन 2r का होल क्यूब। करेक्ट। तो सर t1 रेशियो क्यों लिया है? रेशियो इसलिए लिया है बिकॉज हमें t2 की वैल्यू निकालनी है। t1 पता है, r1 पता है, r2 पता है, तो हमें t2 तभी तो मिलेगा। अगर रेशियो नहीं लेंगे तो कैसे मिलेगा? ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 1/8। तो t2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 8 इंटू t1, सॉरी 1/8 नहीं, ये कितने हो जाएगा, p पावर 3/2, है ना। ये आपका निकलेगा जब, सही है ना। तो ये हो गया हमारा, नहीं सर, √2 आएगा। हाँ, तो 8 की पावर 3/2 हो गया। अब 8 की पावर 3/2 √8 पर, आएगा ना सर? अरे रुक तो जाओ सर, 2 मिनट रुक तो जाओ। ठीक है, क्या कह रहे हो तुम? √8 आएगा ऐसा सर। सर वो 3/2 नहीं, 1/2 आएगा ऐसा। हाँ, अरे हाँ यार, यहाँ पे क्यों अपन इस क्यूब कर तो दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2, ठीक है, 8 की पावर 1/2।
तो 8 की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 2√2 लिख सकते हैं, या फिर √8 ही लिखो, एज योर विश। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इंटू टी करना है। टी की वैल्यू कितनी है, 365 इंटू 2 इंटू √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। क्लियर एवरीवन? यस। चलो ठीक, ये क्वेश्चन कर लो आप लोग। ठीक है, compare the orbital speed of two satellites if the ratio of their speed is 8 divided by 1. तो दिस इज एक्चुअली गुड क्वेश्चन। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, कि जो है ऑर्बिटल स्पीड को कंपेयर करना है, जबकि जो है उनके बीच का जो मतलब बेसिकली जो रेडियो का रेशियो है, दैट इज समथिंग गिवन। करो फिर, बताता हूँ मैं। आया क्या किसी का आंसर? सर कर रहे हैं। ठीक, सर आ गया, पर उल्टा आ रहा है। उल्टा आ रहा है? उल्टा कैसे आ रहा है, देखो और तो। नहीं, सेम है सर, सेम है, मैंने रेशियो उसका। उल्टा लिया था। हाँ। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि कंपेयर द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ टू सैटेलाइट्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर पीरियड्स 8/1। और पीरियड्स की जो है रेशियो गिवन था, कहाँ चला गया, ठीक है, कितना गिवन था सर, T1/T2 की वैल्यू गिवन थी, विच इज एक्चुअली 8 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो हमें ऑर्बिटल स्पीड के बारे में पता है सर, वो v की वैल्यू होती है अंडर रूट में gm/r। तो v1 हो जाएगा ये, और v2 हो जाएगा अंडर रूट में gm/r2। अंडर रूट gm कट गया, तो सर v1/v2 की वैल्यू दिख रही है मुझे, ये r2 चला गया ऊपर, ये आ गया नीचे, ये आ गया r2/r1, है ना। फिर यहाँ पे हमें R2/R1 का रेशियो मिल चुका है, और इसका हमें इसके फॉर्म में रेशियो फाइंड कर लेते हैं, रेडियस के फॉर्म में, टाइम का। तो ये देखो T1/T2 की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला होता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। तो T1/T2 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब, है ना। फिर क्या कर दो, इसका जो है इसका स्क्वायर करा है, इसकी वैल्यू पुट करा, फिर ये 64 हुआ, तो R1/R2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 की क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो R1/R2 हो गया 4/1, R2/R1 हो गया 1/4। फिर वहां से वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करो एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर विच इज 1/2। बोलो, यही किया क्या आप लोगों ने, सभी ने, यस सर। एवरीवन? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, अब ध्यान से देखो, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही सेम टू सेम आपको वापस से भी पढ़ना है। अब ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज समथिंग यू नीड टू लर्न इन क्लास 12th। एटम के चैप्टर होगा, वहाँ पे एक मॉडर्न फिजिक्स का पूरा एक सेक्शन होगा, जहाँ पे एटम करके एक चैप्टर होगा, जहाँ पे आप पढ़ोगे, ये सेम टू सेम टॉपिक रिपीट टेलीकास्ट होगा। और यही सेम चीज आप जो है एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर करके, वहां पे भी आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में आता है, यस केमिस्ट्री में सर। 12th में आता है, 11th में आता है ना, 11th में। है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा एक एनालॉजी बताता हूँ कि मतलब द जिसने भी इस पूरे जहान को बनाया, पूरे संसार को बनाया, पूरे यूनिवर्स को बनाया, द पर्सन हु हैव क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, उसका अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो छोटी सी छोटी चीज और बड़ी सी बड़ी चीज, वो सभी में आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी। कैसे दिखेंगी मैं बताता हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हमारा एटम होता है, जो सबसे छोटा पार्टिकल, हम यही अज्यूम करते हैं कि भाई एटम है, एटम के अंदर फिर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन। तो ये हो गया प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसका इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है ना, वही मोशन आपके प्लैनेट्स का होता है, वही मोशन आपके जो है अर्थ का होता है। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, सन के रिस्पेक्ट में। सन के रिस्पेक्ट में सब जो है रोटेट करते हैं, घूमते हैं।
तो आप देखोगे कि Yes. सर अगर ये मेरा सन है और ये मेरा अर्थ है, ये मेरा मार्स है, ये मेरा जुपिटर है, ये मेरा नेपच्यून है, ठीक है, तो ये जो मोशन आपका बनाते हैं सेम टू सेम वही मोशन कौन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो चाहे छोटी सी छोटा इलेक्ट्रॉन हो, चाहे बड़ा सा बड़ा प्लैनेट्स हो, इन सबका जो मोशन होता है ना वो क्वाइट सिमिलर होता है, इसलिए जब हम एनर्जी फाइंड करते हैं ना तो वो भी क्वाइट सिमिलर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें मतलब अगर कोई सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है किसी भी प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में, किसी भी प्लैनेट्स के टुवर्ड्स अगर वो रोटेट कर रहा है, तो वो टोटल एनर्जी उसके पास कितनी है, एक तो हम वो फाइंड करेंगे। और बाइंडिंग एनर्जी इज अ कंसेप्ट जिसको हम पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली बाइंडिंग एनर्जी इज एंड वेयर वी एक्चुअली यूज बाइंडिंग एनर्जी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो, तो अगर मैं बात करूं कि एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी जो मेरी वैल्यू होगी सर वो टोटल एनर्जी क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी? बोलो होगी नहीं होगी? Yes. Yes, sir. बिल्कुल होगी, ठीक है। अब हमें पता है कि सर अगर ये सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और ये हमारा कोई प्लैनेट है जिसका मास कैपिटल m है, लेट्स सपोज अर्थ है, ठीक है, और इनके बीच का अगर रेडियस r है, तो सर इनके बीच का हमें एक एनर्जी तो पता ही है, और वो कौन सी एनर्जी हमें पता है सर? काइनेटिक एनर्जी पता है। अगर ये v वेलोसिटी से घूम रहा है वो कितना हो जाएगा? हाफ mv²। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पूछूंगा तो सर आप बोलोगे सर वो भी पता है, वो सर आपने सिखाया है हमें, सर वो है माइनस में g इंटू m अपॉन r। बोलो सिखाया है क्या ये दोनों ही चीजें? Yes, sir. Yes. सीखा है हमने। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस में जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r। और आपका काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1/2 mv²। अब ये जिस v वेलोसिटी से घूम रहा है, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, इस v का फॉर्मूला भी हमने डिराइव करा हुआ है, वो कितना किया हुआ है? Under root g f by r. अपॉन r। तो ये वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो, तो सर ये हो गया 1/2 इंटू m इंटू अंडर रूट में gm/r का होल स्क्वायर करोगे तो कर सर क्या वो gm अपॉन r हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो काइनेटिक एनर्जी आया क्या वो gm इंटू m अपॉन में 2r आया? दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। बोलो Yes, sir. Yes, क्या सही sir. लिखा है मैंने? सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है सर, हमें इन दोनों को ऐड करना है। किन दोनों को ऐड करना है सर? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करना है। तो सर क्या g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r काइनेटिक एनर्जी माइनस में g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन स्मॉल r, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या जो आंसर आएगा माइनस में g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r आएगा? क्योंकि आपको सिंपल दिख रहा है -1 Yes, प्लस sir. 1/2 क्या हो जाएगा? -1/2, राइट। तो जो मेरा टोटल एनर्जी आया स्टूडेंट्स वो कितना आया? वो आया माइनस में जी m इंटू स्मॉल m अपॉन 2r। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ये याद होना चाहिए हम सभी को। इज दैट क्लियर? जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। टोटल एनर्जी इज माइनस जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम मूविंग अहेड। तो ये पूरा का पूरा जो है पीडीएफ में लिखा हुआ है सेम टू सेम जो हमने देखा, ठीक है। ये आप नोट्स की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब नाउ वी हैव एक्चुअली स्टडीड अबाउट टोटल एनर्जी कि भाई अगर कोई प्लेनेट कोई प्लेनेट के रिस्पेक्ट में कोई सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है और उस प्लेनेट का मास कैपिटल M है और उस सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, तो जो टोटल एनर्जी होगी उस सैटेलाइट की वो एनर्जी माइनस में g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r होगी। क्या ये हमने पढ़ लिया है? बोलना पड़ेगा क्या ये पढ़ लिया Yes, है? sir. ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट टर्म विच इज बाइंडिंग एनर्जी। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, कि बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, राइट। सो बाइंडिंग एनर्जी इज समथिंग जो यही सेम टू सेम एक कंसेप्ट पढ़ोगे आप क्लास 12th में। आई थिंक एटॉमिक में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा आई डोंट नो, बट देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस में आप जो है आप बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ोगे, बट वहां का जो बाइंडिंग एनर्जी है और यहाँ का जो बाइंडिंग एनर्जी है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस मिलेगा, और बट जो डेफिनेशन होगा वो क्वाइट सेम होगा। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होता है कि सिंपल द मिनिमम एनर्जी, आप देख लो यहाँ से फटाफट, द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड टू अ सैटेलाइट so that it can escape from the earth's gravitation field is called the binding energy of that satellite। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं इस अर्थ पे बैठा हूं और अगर मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसको मैं इतनी ज्यादा एनर्जी दे दूं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से ही क्या चल जाए, बाहर चला जाए, राइट। वॉइस कट हो रही है मेरी? No, sir. Clear No, है. sir. क्लियर है, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि अगर किसी m मास के ऑब्जेक्ट को मैं इतनी एनर्जी दे दूं
कि वो आपके ग्रेविटेशनल फील्ड से, मतलब जिस प्लेनेट पे आप हो, अगर आप अर्थ पे हो तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर चला जाए, ठीक है, तो दैट एनर्जी इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी। मतलब आपने उसको इतनी ज्यादा एनर्जी दे दी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से ही कहाँ चला गया, बाहर चला गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलो Yes. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कि भाई बाइंडिंग एनर्जी आखिरकार होता क्या है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि सर वो एनर्जी होगी कितनी, अगर हम फाइंड करना चाहे तो क्या हम वो फाइंड कर सकते हैं? सोच के देखो, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सोच के देखो थोड़ा सा कि सर अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, और अर्थ किसी ये जो सैटेलाइट है उसके पास इनिशियली एनर्जी होती कितनी है, लेट्स सपोज EI है, ठीक है, और बेसिकली मैं क्या लगा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ, क्या लगा रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन Energy. अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी Yes. कंजर्वेशन। ठीक है, तो अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया है तो इसके मतलब उसके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0. 0 होनी चाहिए। इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे चले जाने के बाद भले v वेलोसिटी से मूव कर ले, हमें क्योंकि v वेलोसिटी हमें टारगेट ही नहीं करना, हमारा टारगेट ये है कि वो हमारे फील्ड से बाहर निकल जाए। हमारे फील्ड से बाहर निकलने के बाद हमारे लिए हमारे प्लेनेट के लिए उसकी एनर्जी कितनी है? 0। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने उसको जो है यहाँ से फेंका और ये ग्रेविटेशनल फील्ड से, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के बाद v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो आपने यहाँ पे 0 लिखा है, जबकि इसकी एनर्जी होनी चाहिए हाफ mv², है ना? तो ये बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, मैं आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दिस फैक्ट, बट ये जो v है ना, ये किसी और के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, किसी और प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो, तो इसका मुझे काउंट करना है, मुझे और किसी का काउंट नहीं करना। इसकी वजह से एनर्जी क्या होनी चाहिए उस पे? 0, तभी मैं कहूंगा कि इसके फील्ड से वो कहाँ निकल गया है, बियॉन्ड चला गया है, बाहर बाहर चला निकल. गया है, राइट? ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, अब हमें पता है कि सर टोटल एनर्जी जो होती है मतलब किसी भी सैटेलाइट का, वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया है। वो कितना फाइंड कर लिया है? वो फाइंड किया है माइनस में g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r, ठीक है, प्लस में बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आई वो कितनी आई मेरे पास? माइनस में g m अपॉन m, सॉरी, प्लस में g कैपिटल M अपॉन m अपॉन 2r। तो आपकी जो 2r। टोटल एनर्जी है उसी को आप अगर प्लस में जितनी एनर्जी दे देते हो तो आप उसको वहां पे फेंक सकते हो जिससे ये आपके अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला जाए। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, सब पॉजिटिव में है ना ये? बिल्कुल पॉजिटिव में है। ठीक है, ओके। इट्स इन पॉजिटिव। तो ठीक क्या है, मतलब टोटल एनर्जी उतनी बाइंडिंग एनर्जी इक्वल हुई? बाइंडिंग एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल होती है, बट टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, अच्छा, Yes. अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि सर अगर लेट सपोज मेरे पास m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब अपन नंबर में डील करते हैं। ठीक है, कि सर अगर इसके पास तो है -10 जूल जितनी एनर्जी है, ये इसकी टोटल एनर्जी है। ठीक है, 10 जूल एनर्जी है, बट इसको माइनस में लिख रहा हूं ताकि आपको ऐसा फील आए कि एनर्जी जो हमने फाइंड करा ना, माइनस में जी m इंटू m अपॉन 2r, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, राइट, अगर इसके पास 10 जूल माइनस में है तो इसका मतलब हमें कितना जूल एनर्जी देना पड़ेगा? 10 जूल जितना एनर्जी देना पड़ेगा। यस और नो? अगर Yes. इसको मुझे यस। अर्थ के ग्रेविटी से, अर्थ के फील्ड से बियॉन्ड ले जाना है, बाहर ले जाना है, तब तो चला जाना चाहिए। बट अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं ना तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सोच के देखो क्यों नहीं होगा। कैन एनीवन आंसर मी ऑफ दिस क्वेश्चन कि सर हमने तो उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट जो है 0 कर दी, फिर भी आप जो है कह रहे हो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सोचो जरा सा। मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, है ना? आप लोग भावनाओं में बह करके इस कंसेप्ट को जो है नोटबुक में या फिर थ्योरी में अप्लाई मत करने लगना। सर रिपीट करो ना क्वेश्चन. मैंने ये बोला कि अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का 10 जूल है और मैंने उसको 10 जूल जितनी बाइंडिंग एनर्जी दे दी, बट फिर भी अगर मैं उसको प्रैक्टिकली, अगर मैं उसको इतनी एनर्जी दे रहा हूँ, लेट्स सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है एम मास का, अगर मैं उसको 10 जूल जितनी एनर्जी दे के उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, फिर भी वो जो है हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर नहीं जाएगा। सोच के देखो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सर ये जो कम। अर्थ, हाँ बोलो, कोई आंसर दे रहा है क्या? सर स्मॉल रहे तो स्मॉल हो जाए means। क्योंकि अर्थ का ना एक एटमॉस्फेयर है। अर्थ का क्या है? एक, क्या है बोलो? एटमॉस्फेयर है जहाँ पे एयर है। तो जब अगर ये एम मास का ऑब्जेक्ट जाएगा तो ये जो एयर होगा ये इसको क्या करेगा? अगर ये इधर मूव कर रहा है तो उसको इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा, और इसकी वजह से जो है हमें थोड़ी सी और एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको हम बोलेंगे
बॉयंसी एनर्जी, ठीक है। आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा व्हाट इज बॉयंसी एनर्जी, व्हाट इज बॉयंसी फोर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमें थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जो इसको कट कर पाए, इसको निकाल पाए। इज दैट क्लियर? तो एयर की वजह से, नथिंग एल्स, ठीक है। क्लियर है क्या सभी को? हाँ Yes. सर। चलो, so now we have learnt about total energy of satellite and binding energy of satellite. Now let's talk about few numericals. तो कुछ numericals कर लो, सिंपल ही ये सारे, ठीक है। बस सिर्फ आपको फटाफट सॉल्व करना है एंड देन हम आगे बढ़ेंगे कैप्लस लॉ की तरफ। हो गया sir. डन सर। वेरी गुड। सभी का आ गया है क्या? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ, सो दैट आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल सा है, what will be the binding energy of a satellite of mass, the mass of this object is given, that is 80 kg, revolving in an orbit close to the earth's surface. Also calculate binding energy at a height of 1600 km. तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 2r। एक के केस में r की वैल्यू हो जाएगी 6400 किलोमीटर, और दूसरे के केस में r की वैल्यू हो जाएगी 6400 प्लस में 1600 किलोमीटर। यही किया है क्या आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, नथिंग इज लाइक, ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस जो है आपसे नहीं होगा, सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, so the next topic which we need to understand, that is escape velocity, escape velocity and Kepler's law। तो सबसे पहले हम escape velocity देख लेते हैं कि होता क्या है। तो जब मैंने बच्चों आपको बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट सिखाया, तो मैंने आपको ये बताया कि किसी ऑब्जेक्ट को मैं इतनी एनर्जी दे दूं सो दैट वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए, एंड दैट एनर्जी इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी। नाउ अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एस्केप वेलोसिटी, कि सर एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, तो एस्केप वेलोसिटी सिंपल सा कंसेप्ट है कि किसी एम मास के ऑब्जेक्ट को मैं इतनी वेलोसिटी दे दूं, इस वेलोसिटी से मैं यहाँ से थ्रो करूं कि वो हमारे अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बियॉन्ड चला जाए, एंड दैट वेलोसिटी इज नॉन एज एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है अर्थ के लिए, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज समथिंग प्रैक्टिकल वैल्यू। तो मतलब जो भी हम मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करते हैं, स्पेस शटल वगैरह जाता है, तो उसमें एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जनरेट करना पड़ता है, इसीलिए बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा कि जो है एक नीचे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन किया जाता है, यू मस्ट हैव सीन, है ना, टीवी वगैरह पे, यस सर। ठीक है। चलो चलो, अब अगर मैं आपको छोटी सी एक चीज बताऊं, बहुत सिंपल सी चीज है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि अगर ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, और अगर ये मेरा एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना है, ठीक है। एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और जो आपके अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अगर अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है कि सर यहाँ के सेंटर से लेके अगर यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो इसकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए सर, वो होनी चाहिए अंडर रूट में जी एम अपॉन आर, क्योंकि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल होगा नहीं होगा, बोलो। यस सर। अब सोच के देखो कि अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इस एम मास के ऑब्जेक्ट को थोड़ा इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे देनी है कि वो बियॉन्ड ही चला जाए, मतलब आपके अर्थ के फील्ड के बाहर चला जाए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट वेलोसिटी, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सर जो एस्केप वेलोसिटी होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी, होना चाहिए ऐसा, होगा नहीं होगा? यस। सोच के देखो, अगर ऑर्बिटल से ही कम दे रहे हो तब तो यहीं कहीं पे घूमेगा या फिर नीचे आ जाएगा, ऑर्बिटल से आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये तो क्लैरिटी आई कि हमें ऑर्बिटल से ज्यादा देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा, लेट्स ट्राई टू डिराइव, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा देखो, बहुत बढ़िया ये डायग्राम बनाया हुआ है कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये है कि आपको इतनी दे दो कि वो सीधे अर्थ के फील्ड से ही बाहर चला जाए, ठीक है। और ये बाकी और कोई वेलोसिटी दोगे तो वो होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ये होगी आपकी, अगर ऐसे वो रोटेट करे तो दैट वुड बी योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? सर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? अर्थ के बाहर, जैसे आपको पता है ना कि हम लोग फोन वगैरह जो यूज कर रहे हैं उसमें जो अल्टीमेटली सिग्नल्स वगैरह आता है वो टावर से आता है, वो टावर अल्टीमेटली कहाँ कनेक्टेड होता है आपका, ठीक है। चलो टावर का छोड़ो, सैटेलाइट फोन्स वगैरह जो होते हैं, सैटेलाइट फोन्स वगैरह का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो वो डायरेक्टली कैसे ऑपरेट होते हैं, सैटेलाइट से ऑपरेट होते हैं। तो आपको यस। पता है कि सर अर्थ के, ये अगर अर्थ है तो अर्थ के ऊपर हमारे बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स का ऐसे ट्रैफिक है, ये सैटेलाइट्स के ट्रैफिक है, सैटेलाइट 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 सैटेलाइट, ठीक है। और जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट रोटेट कर रहा है
उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये ऑर्बिट Okay. बहुत सारे हो सकते हैं, इवन देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एक्चुअली सैटेलाइट्स। एक जियोस्टेशनरी होता है, पोलर सैटेलाइट होता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप्स होते हैं, बट द थिंग इज कि हमें कुछ चीजें इतनी ही पढ़नी है जितना आपके कोर्स में है, ठीक है। नहीं तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और मेरी ब्रांच भी में भी मैंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन करा हुआ है, सो मैं आपको बता तो सकता हूँ, बट आपके सिलेबस में काफी कम है ये, ठीक है। एनीवे चलो, एस्केप वेलोसिटी का अगर मैंने आपको बताया, द डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल, इट इज मिनिमम स्पीड विथ विच बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट so that it permanently overcomes and escape from the gravitational field of the planet. Is that clear? ठीक है, सिंपल सा चीज है, यस सर। ठीक है ना। चलो, तो हम कितनी एनर्जी दें उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, कितनी स्पीड दें उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लेट्स सपोज अगर ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको v वेलोसिटी दे रहा हूँ, और अगर वो एस्केप वेलोसिटी है, तो यहाँ पे लिखा मैंने इनिशियल एनर्जी 1/2 mve²। उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, होगी नहीं होगी, सोचो। Yes, sir. ठीक है, और उसके पास जो टोटल एनर्जी हम बेसिकली उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? होगी माइनस में जी कैपिटल माइनस जी एम एम बाई आर। आर, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी, ये है काइनेटिक एनर्जी। इतनी काइनेटिक एनर्जी, इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए, और ये दोनों किसके इक्वल होना चाहिए? फाइनल क्या होगा? इनफाइनाइट पे चला गया, इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होती है? जीरो। जीरो होती है। जीरो। तो हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। एम ने एम को मार दिया, तो वीई की वैल्यू आई 2gm अपॉन आर का अंडर रूट। तो वीई की जो वैल्यू आई बच्चा, वो आई हमारे पास अंडर रूट में 2gm अपॉन आर। अगर मैं ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर दूं, सोचो थोड़ा सा, क्या कर दूं? ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये फॉर्मूला जी के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? सोचो थोड़ा यस सा। सर। बिल्कुल जी सही। इंटू आर। तो ये आर, ये जीएम बाई आर स्क्वायर को जी लिख सकते हैं, जी और वी का फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट जी आर। बोलो, क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस। ठीक है, सो यू कैन रिमेम्बर लाइक अंडर रूट 2gm अपॉन आर, या फिर अंडर रूट में 2gr। आपको ये याद रखो तो आपको ये भी याद है, ठीक है। और डेरिवेशन भी याद ही है, सिंपल सा ये डेरिवेशन, ऐसा कोई रॉकेट साइंस में है नहीं, ठीक है। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. चलो, यस। सो दिस इज अबाउट एस्केप वेलोसिटी की भाई ये होता है, ठीक है। अब वैल्यू निकालोगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से फेंक रहे हो, तो फिर आप 2 लिख दो, जी की वैल्यू पुट कर दो, एम कोई भी आपका जो है, आपका रेडियस ऑफ अर्थ पता ही है कि कितना होता है, 6400 किलोमीटर, तो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो जनरली एस्केप वेलोसिटी होती है। और सोच के देखो कि वो ऑब्जेक्ट चाहे 10 kg का हो, चाहे वो 1000 kg का हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज जो एस्केप वेलोसिटी है वो आपके इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता, वो किस पे करता है? अंडर रूट में 2gre। तो आपके सिर्फ और सिर्फ जो है जी पे आर पे करता है, जो कि वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो मतलब अल्टीमेटली वो इसके मास पे डिपेंड नहीं करता। इज दैट क्लियर? यस सर। Sir, हाँ बताइए। जब V का फॉर्मूला हम वो लगाते हैं 2gmm अपॉन R, हम्म, तो उसमें V R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पर जब ये वाला लगाते हैं तो डायरेक्टली हो जाता है, तो इससे कुछ नहीं, एक मिनट, क्या बोला तुमने कि सर जब हम v एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला? ये वाला, हाँ हाँ। सर, अगर ये वाला फॉर्मूला है जिस पे अभी आपका कर्सर है, उसमें वेलोसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जब जी आर वाला होता है अंडर रूट 2gr, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अच्छा, और किसी को ऐसा कोई डाउट है ये जो सृष्टि बोल रही है? और किसी को सेम डाउट है? देखो ध्यान से सृष्टि, ये जो r है ना, ये r, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, तो वो तो कांस्टेंट होता है ना, वो तो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं, है ना। कि जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो हमने उसकी एनर्जी फाइंड करी थी, तो ये एनर्जी कितनी थी? जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन में आर ई, ठीक है ना, माइनस में, है ना सृष्टि, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी फाइंड करी थी? दैट वाज 1/2 mv²। तो ये तो आर ही है ना, वो तो कांस्टेंट होता है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। ओके, क्लियर एवरीवन? तो आर इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो वो तो कहाँ पे इनवर्सली डायरेक्टली आप कर रहे हो?
चलो ये क्वेश्चन करो फटाफट। सर जी क्या है, 5 है? 2.5 लिखा है इधर सर ने। Calculate the escape velocity from the surface of a planet of radius 2000 kilometer if acceleration due to gravity at the surface of the planet is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये जो है आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। सर बी आएगा। बी। बाकी सब सर भी आ कर गया लो। सबका आंसर आ गया क्या? यस सर। यस। चलो बहुत बढ़िया, सारे स्मार्ट हो गए हो लास्ट क्लास तक। चलो ये क्वेश्चन कर लो। आंसर आर आ गया। सभी का आ गया क्या आंसर? यस सर। सर रुको थोड़ा बाकी। ठीक, कर लो यार, तुम लोग स्मार्ट होते जा रहे हो, मेरे को अब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्या कहते हो ध्रुव? इजी क्वेश्चन है सर। इजी क्वेश्चन है, ऐसा है। देखो ये ऐसे टॉपिक्स में जो मैंने पढ़ाया ना, ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें इजी टफ जैसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। सर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज केप्लर्स लॉ, ठीक है। दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सर साइंटिस्ट है। हाँ, केप्लर वाज अ साइंटिस्ट। क्या ना चलो केप्लर्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली केप्लर वो जो साइंटिस्ट जिन्होंने 3 लॉ दिया था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो स्पेस साइंस है बेसिकली, ठीक है, जो स्पेस साइंस, जिस स्पेस साइंस पे अभी नासा वर्क कर रहा है, जिस स्पेस साइंस पे हमारा इसरो कर रहा है, ठीक है, रशियन स्पेस एजेंसी कर रही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी कर रही है, चाइनीज स्पेस एजेंसी वर्क कर रही है, हम सिर्फ और सिर्फ उस स्पेस स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं या फिर स्पेस साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा का सारा हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं दैट इज समथिंग, इसको आप मॉडर्न साइंस बोलते हो। हमारे पास एक और साइंस है जिसको हमने बहुत ज्यादा जाना नहीं है, बहुत ज्यादा समझा नहीं, और दैट इज कॉल्ड वैदिक साइंस, ठीक है। आपने वैदिक मैथ्स का नाम सुना होगा, ठीक है। यस सर। तो उन्होंने आज से 5000 ईयर्स बिफोर ऑलरेडी ये बताया हुआ है, ठीक है, कि भाई जो प्लैनेट्स होते हैं 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही जो है हमारा सिस्टम पूरा चलता है, और इसके कई जगह प्रूफ भी मिले। बट द थिंग इज कि हम उसको कभी डिकोड ही नहीं कर पाए, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहते थे, कि उनकी जो लैंग्वेज थी, जो भी उन्होंने लिखा हुआ था, उनके स्क्रिप्चर्स वगैरह, दैट इज समथिंग बियॉन्ड फ्रॉम ह्यूमैनिटीज नॉलेज। अभी जितने भी हम लोग हैं वो उस नॉलेज को अभी तक डिकोड ही नहीं कर पाए। ये जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज समथिंग मॉडर्न साइंस, ठीक है। तो एक्चुअली तो हमारे जो है शास्त्रों वगैरह में पहले से ही बताया हुआ है कि भाई जो आपका अर्थ होता है वो सन के अराउंड रोटेट करता है, 9 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। जो है अलग अलग जो है मून कैसे वर्क कर, मून बेसिकली किस तरीके से हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में भी उसमें जिक्र किया गया है। बट एनीवे वो हमारा ऐसा है जिसको कोई डिकोड ही नहीं कर पाया है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस की, जिसकी हिस्ट्री मात्र 200-300 साल पुरानी है, ठीक है। मतलब आप कह लो कि 200-250 साल पहले देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम इज कैप्लस। उन्होंने जो है एक रूल दिया, एक नियम बताया, ठीक है। कैप्लस के पहले भी देयर वाज अ साइंटिस्ट, उनका नाम शायद कॉपरनिकस करके था, आई फॉरगॉट द नेम। बट उन्होंने बताया था, उनको ऐसा पहले, सबसे पहले तो हमारे मतलब ह्यूमंस ऐसा सोचते थे कि जो हमारी अर्थ है ना वो फ्लैट है, ठीक है। उनको लगता था कि हमारा अर्थ कैसा है, फ्लैट है, जबकि एक्चुअली में अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है, करेक्ट, ठीक है। तो पहले तो ये लगता था अर्थ स्फेयर है, फिर जो है ना जब हम ऊपर देखते थे और ऑब्जर्व करते थे तो हमें ऐसा लगता था, मतलब जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करा उन्हें ऐसा फील होता था कि यार हम लोग है ना सेंटर पे है, बाकी जितनी भी चीजें हैं हमारे यूनिवर्स में वो सब हम हमारे रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा फील, ऐसा मतलब पहली जो, मतलब मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो उसको बाद में फॉल्ट बताया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, कि ये मेरा अर्थ है, दिस इज माई अर्थ, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में सन जो है, अदर प्लैनेट्स, मार्स,
जुपिटर, नेपच्यून, मतलब मर्क्यूरी। सन की जगह अर्थ को हाँ, मानते सन थे। की जगह अर्थ को मान के उन्होंने ये बताया कि अच्छा ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको भी उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है। केपलर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। इसके केपलर से पहले 2-3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कुछ गलत चीजें बताई थी, जिसको एक्चुअली तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप तो बहुत छोटा सा ही जो है लिखा हुआ है, बट आप रीड कर सकते हो। कैप्लर्स ने सबसे पहले बताया, उनके 3 लॉज दिए, एंड दोज 3 लॉज आर एक्चुअली रेवोल्यूशनरी फॉर द स्पेस साइंस। जो जिस स्पेस साइंस में हम अभी वर्क कर रहे हैं, हमारा सैटेलाइट वगैरह, हम उसको प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाते अगर हमारे पास कैप्लर्स का लॉ नहीं होता। तो देर आर 3 लॉज जिसके बारे में कैप्लर्स ने बताया है। उन तीनों ही लॉज को हमें पढ़ना है। तीनों ही लॉज बहुत सिंपल से हैं। सिंपल इसलिए है क्योंकि वो सारी चीजें हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम कहीं ना कहीं सुनते हैं, इसलिए आपको फील आ जाएगा कि अच्छा हाँ, जो कैप्लर्स ने बताया दैट इज समथिंग एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो पहला लॉ तो उनका यही था कि जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे, स्पेशली दे ही वाज टॉकिंग अबाउट आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे किसके रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करते हैं? सन। सन की रिस्पेक्ट में, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। फिर लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, जो हमारा ऑर्बिट बनता है ना, दैट इज एक्चुअली सर्कुलर। तो उन्होंने बताया नहीं, दिस इज नॉट सर्कुलर। पहली बात तो सन आपका सेंटर में है, बाकी जो ऑर्बिट है वो है इलिप्टिकल। कैसा है बोलो वो? इलिप्टिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है। तो इन्होंने ये 2 चीज बताई, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, एंड द थर्ड लॉ इज नॉन एज लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में आप जो है ऐसा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ ऑर्बिट, एक्सप्लेन लॉ ऑफ एरिया, एक्सप्लेन लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। तो तीनों ही लॉ पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ जो बताया उन्होंने, सिंपल सा बताया कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स, ठीक है। आपको पता है कि भाई अगर सन होगा तो किस, जो एलिप्स होता है उसका 2 आपको फोकाई माना जाता है, कि जो जो आपका एलिप्स होता है उसके 2 फोकस होते हैं। पता है क्या आप लोगों को? अगर आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा तो ये F1 नहीं F2 है, अभी नहीं है तक ना? नहीं। अभी तक एलिप्स नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं सर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो एलिप्स के केस में ऐसा होता है कि जो एलिप्स होता है उसके बेसिकली 2 फोकस होते हैं। ये F1 है, ये आपका F2 है। इसका इक्वेशन अगर आप लोग याद करो तो मैंने बताया था कि अगर ये सेंटर है यहाँ से, तो सर ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये B है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये A है, ठीक है। तो A डज नॉट इक्वल टू B हो तो बनेगा वो एलिप्स, ठीक है। अगर A इज इक्वल टू B हो तो क्या सर्कल। बनेगा वो? सर्कल। वेरी गुड, ठीक है। क्या बनेगा वो? सर्कल, ठीक है। और इन्हीं दोनों में से किसी एक फोकस पे जो है सन होता है, ऐसा अज्यूम करा जाता है, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, इन दोनों में से किसी एक फोकस पे सन आपका है, और जिसके चारों तरफ, मतलब अगर ये अर्थ है तो वो इलिप्टिकल ऐसे ऑर्बिट बनाएगा, ठीक है। अगर मार्स है तो वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाएगा। so this is something have been proposed by Kepler in the very first time of modern science, ठीक है। and this law is known as law of orbit. is that clear everyone? यस। ठीक है। दिस इज समथिंग कि हाँ, थोड़ा सा अगर आप लोग को नहीं पता इलिप्स के बारे में कि क्या होता है, तो उसके 2 फोकस होते हैं, एक आपका सेंटर होता है, ठीक है। इस एक्सिस को हम जो है, मतलब जो बड़ा होता है, तो आप लोग को दिख रहा होगा अगर ये इलिप्स है तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अगर ये आपका बी है, ये ए है, ये बी है और ये ए है, तो हमें दिख रहा है कि सर ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी होगा तो मेजर आपका एक्स होगा, ये होगा आपका वाई होगा, ठीक है। फिर इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर एक टर्म होता है जिसको हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं, जो इलिप्स के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस में स्मॉल कौन है? बी स्क्वायर। इस केस में सर एंटिसिटी है क्या? इसेंट्रिसिटी है क्या बताते हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी एक टर्म होता है जो बेसिकली आपको ये बताता है कि वो सर्कल है या एलिप्स है या फिर उसका कैसा शेप है। तो मैं आप लोग को 3 चीजें पढ़नी है मैथमेटिक्स में। पहला सर्कल, दूसरा एलिप्स, तीसरा पैराबोला, और चौथा एक और पढ़ना है जिसको हम हाइपरबोला कहते हैं, ठीक है। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, ठीक है। ये 4 चीजें पढ़नी है। इन चारों चीजों में ही जो डिफरेंशिएट, जो टर्म करता है शेप के अकॉर्डिंग, वो करता है आपका इसेंट्रिसिटी। कैसे करता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अगर आपका सर्कल बन रहा है तो जो ई की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी 1। कितनी होगी? 1। ठीक है। अगर आपका एलिप्स बन रहा है तो उसकी वैल्यू होगी ई लेस देन 1। अगर आपका हाइपरबोला बन रहा है तो उसकी वैल्यू होगी ई ग्रेटर देन 1। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी से लेना देना इसलिए नहीं होता क्योंकि वो क्लोज शेप नहीं होता। पैराबोला तो ये होता है ना, तो वो क्लोज शेप नहीं होता, ठीक है। जितने भी क्लोज शेप बनते हैं
क्लोज शेप बेसिकली 3 ही बनते हैं, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, बाकी मेजर चीजें आपको मैथमेटिक्स में बढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो फिर देर आर 2 टर्म्स एक्चुअली जो अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी चीज है। कभी कभार इन टर्म्स का जेईई एडवांस के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में जो है यूज कर लिया जाता आया है सर, ये आया हुआ है ना, ज्योग्राफी में आया है। ज्योग्राफी में आया ना। तो देर आर 2 टर्म्स कॉल्ड अपोजी और पेरिजी। अपोजी क्या होता है, नाम से ही हमें पता चलना चाहिए, अपोजी का मतलब होता है अपार्ट। ठीक है, जैसे अगर ये आपका, हाँ जैसे अगर आपका ये जो है क्या कहते हैं, ये अगर इसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, अगर ये सन है, ठीक है ना, और ये अर्थ का ऑर्बिट है और ये मून का ऑर्बिट है, तो जो मून वाला ऑर्बिट है अगर वो पास में है, ठीक है, मतलब बेसिकली अगर तुम इसके अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये वाला जो सन है ये क्या है, पास में है, ठीक है। दूर में है। अरे ये इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना आप, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, अर्थ के रिस्पेक्ट, ठीक है, अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये पास में है और ये दूर में है। ठीक है, मैंने इसलिए बताया ताकि वो आपको क्लैरिटी आ जाए। तो इसको बोलोगे आप पेरिजी और इसको बोलोगे अपेजी। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में तो ये पास में है, अगेन ये पेरिजी और ये एपेजी। इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये पेरिजी और ये एपेजी। इज दैट क्लियर? सॉरी, ये पेरिजी, ये एपेजी। सिंपल, पेरिजी मतलब पास, एपेजी मतलब दूर, जिसको आप अपार्ट करके भी प्रोनाउंस कर सकते हो याद रखने के लिए, तो रिमेंबर द थिंग। इज दैट क्लियर? यस सर। है ना? Yes, sir. चलो ग्रेट। कैप्लस का सेकंड लॉ देखते हैं कि सर सेकंड लॉ क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ समझने के लिए थोड़ा सा पहले आप लोग ये समझ लो कि भाई कैप्लस का सेकंड लॉ उन्होंने क्या बताया था, पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज अगर कोई प्लेनेट है, कोई प्लेनेट है और ये जो है इस ऑर्बिट में इस तरीके से मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, एनीवे ठीक है। तो लेट सपोज अगर वो टी टाइम में यहाँ ए से बी आया, टी टाइम में कहाँ से आया, ए टू बी, और आपका मिडल में क्या है, सन है, ठीक है। और उसी टी टाइम में अगर ये ऑर्बिट जो है ए टू, ये सी टू डी गया, कितना गया बोलो बच्चों, सी टू डी गया, ठीक है। तो ए टू बी, ए वाले को जो है मैंने किससे मिला दिया, सन से मिला दिया, बी वाले को किससे मिला दिया, सन से मिला दिया, सी वाले को किससे मिला दिया, सन से, और डी वाले को किससे मिला दिया, सन से। अब जितना एरिया ये रीजन जो है, ये जो एरिया है, रीजन ऑफ एरिया, और जो ये है, ये जो शेडेड रीजन जो मैं कर रहा हूँ, जो एरिया है, अगर ये टी टाइम में इसने इतना एरिया कवर किया तो टी टाइम पे इसका एरिया और इसका एरिया दोनों सेम होगा। इज दैट क्लियर? क्या वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? या फिर अगर अगर मैं ये कह पा रहा हूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि सर a1 अपॉन टी1 शुड बी इक्वल टू a2 अपॉन टी2? यस ठीक है, सर। टी टाइम में अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, टी टाइम में ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा, दिस टू एरिया शुड बी इक्वल, दैट इज समथिंग प्रपोज्ड बाय कैप्लस। उन्होंने अपने सेकंड लॉ में ये बताया था, ठीक है। तो a1 अपॉन टी1 इज इक्वल टू a2 अपॉन टी2 हो गया। कंडीशन क्या है कि टाइम दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तो ये भी अगर टाइम देखो सेम है तो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये तीनों सेम है अगर एक ही टाइम पे अगर वो कर रहा है तो, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सर जो एरिया वेलोसिटी एक टर्म होता है जो कुछ नहीं होता, आप डी ए अपॉन डी टी करते हो, क्या करते हो, डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है ना। अल्टीमेटली डी ए अपॉन डी टी का मतलब क्या है कि आप टी टाइम में जो है आपने कितना, डी टी टाइम में कितना एरिया कवर किया, डी ए किया, तो इनका जो आपका रेशियो होगा दैट शुड बी कांस्टेंट, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। टी टाइम पे अगर आपने एरिया इतना कवर करा है, ठीक है, और दूसरे टाइम पे भी ये एरिया जितना कवर करा है, टी1 पे ए1 करा है, टी2 पे ए2 करा है, तो मैं ये तो लिख सकता हूँ ना डी ए अपॉन डी टी। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा केमिस्ट्री में, अगर आपने ये पढ़ा है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, पढ़ा है क्या बॉयल्स लॉ? याद नहीं है। नहीं पढ़ा? अच्छा, ये नहीं पढ़ा बॉयल्स लॉ आपने? वो पढ़ा सर, P1 V1 by T1। हाँ, या तो ये तो पढ़ा ही होगा ना, गैस इक्वेशन। एक मिनट, ये तो पढ़ा होगा ना, ये पढ़ा होगा आपने V इज इक्वल टू आई आर, क्लास 10th का यार, ये तो हाँ सर। ओम्स लॉ, ठीक है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू V2 अपॉन I2। तो इस बेसिस पे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वही है, जैसे आपने A1 अपॉन T1 इक्वल टू A2 अपॉन D2 लिखा, तो D अपॉन DT शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, और ये जो कांस्टेंट होती है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है L अपॉन 2m। वो उसको मैं अभी डिराइव करेंगे हम लोग की ये वैल्यू आई कहाँ से,
जहाँ पे जो L होता है इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। आप लोगों ने अगर रोटेशन पढ़ लिया है तो सर ने सिखा दिया होगा। और Yes, जो sir. M है दैट इज द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट। इज दैट क्लियर? Yes. ठीक है, फिर ध्यान से देखो कि अगर कोई प्लेनेट, अगर लेट्स सपोज ये सन है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अगर ये हमारा अर्थ है उसका मास m है और वो जो है कंटिन्यूअसली इस पे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज इसकी यहाँ पे वेलोसिटी जो थी ये v1 थी और यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v2 है। एक जगह v1 है और एक जगह कितनी है, v2 है, ठीक है। आपको पता है सर यहाँ का ये वाला जो रेडियस है ये वो r1 है और सर ये वाला जो रेडियस है वो बड़ा है वो r2 है, ठीक है। ये चीज क्या हमें समझ में आ रही है? Yes. Yes. ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, आप लोगों ने रोटेशन पढ़ा होगा तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इसको टॉर्क कहते हैं, पढ़ा है क्या वो Yes. कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ठीक है, सोच के देखो तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस एफ, क्या यही होता है? Yes. Yes. ठीक है, अब आर क्रॉस एफ होता है तो जो एफ होता है वो फोर्स होता है, जो आर होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जिसको हम आर परपेंडिकुलर इंटू एफ भी लिखते हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक है ना, तो सोच के देखो कि इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, वो इस तरफ है क्योंकि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। Yes. और जो R1 है उन दोनों के बीच का जो आपका एंगल है वो कितना है? 90. जीरो ना, 90. जीरो 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 जीरो। R1 और फोर्स, R1 और फोर्स, R1 और फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क नेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0. जीरो होनी चाहिए। और जब टॉर्क नेट की वैल्यू जीरो होता है तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कंजर्व होता है, ठीक है। क्या होता है? कंजर्व होता है, ठीक है। सोच के देखो ये क्या, ये आपने सुना सुना नहीं लग रहा आप लोगों को कि सर अगर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो तो जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व Momentum conserved होता है. है ना। Momentum concept. सेम जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वैसे लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, सेम लाइक दैट आपका एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है। बस वहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में फोर्स यूज करते हैं और यहाँ पे हम टॉर्क यूज करते हैं, है ना। एनालॉजी आपको सर ने सिखाया होगा कि सर वहां पे टॉर्क करते हैं, यहाँ पे वहां पे फोर्स करते हैं, यहाँ पे टॉर्क करते हैं, वहां पे वेलोसिटी करते हैं, यहाँ पे ओमेगा होते हैं, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वहां पे एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ये सारी Alpha. चीजें, है ना, ये सारी चीजें सर ने सिखाई है। Yes. अल्फा होता है, ठीक है। तो यही चीज है। तो जब आपका टॉर्क नेट की वैल्यू जीरो होगी तो सिंपल सी बात है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, ठीक है। तो अगर इन लेट सपोज यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कितना है, m इंटू वी वन इंटू आर वन और यहाँ पे m इंटू वी टू अपॉन वी टू इंटू आर टू, तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। क्योंकि आपका यही तो होता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes. क्लियर है क्या सभी को? Yes, एवरीवन? sir. चलो ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ये जो हमने पढ़ा मैंने वही लिख दिया, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल अपॉन टू एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम थोड़ा सा इसका थोड़ा सा डेरिवेशन ट्राई कर लेते हैं कि डेरिवेशन आया कहाँ से, ठीक है। तो इसमें देखो इस डायग्राम में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेट सपोज कि ये आपका जो है सन है और ये जो आपका कोई प्लेनेट है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है? यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कर दिया, लेट सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes. ठीक है। अब इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा सा ये देखना है कि मुझे इसका ये जो एरिया है वो एरिया कितना है। मैंने सोचा वो हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एरिया आखिर का कितना है, ठीक है। अब अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा? डीए की वैल्यू, अगर इतना एरिया आपका डीए है तो डीए की वैल्यू अगर मैं इसको ट्रायंगल की तरह अज्यूम करूँ तो ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, होता है नहीं होता? Yes. ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल बनना भी तो चाहिए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं बना देते, नहीं बन रहा है तो ध्यान से देखो ये लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे तरफ रोटेट, ये इसको रोटेट आगे तक कहाँ तक मैं जो है ड्रॉ करूंगा, वहीं तक जहां तक मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल सकूं, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या Yes. होता है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट या बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका ये और आपका बेस क्या हो गया? सिंपल देखो बेस क्या हो गया? आर, राइट। Yes, sir. समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? वो डायग्राम में थोड़ा वो दिख रहा है. डायग्राम में कहाँ दिख रहा है? देखो ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा था तो मैंने इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया, ठीक है, ताकि ये आपका क्या बन जाए? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। क्लियर? Yes. ठीक है। Yes. अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस की वैल्यू कितनी? आप लोग बोलोगे सर बेस की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक है तो ये पूरा होना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली उसको मैंने क्या अज्यूम करा? आर। अप्रोक्सीमेटली व्हाट आई हैव अज्यूम्ड? आर, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू नहीं थी, है ना, ये वैल्यू मेरे पास नहीं थी, ये जो छोटी सी वैल्यू हमने जो है इसको आगे ड्रॉ करा, ठीक है।
तो ये मैंने लिखा 1/2 इंटू आर। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है। और सर जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, तो यहाँ से यहाँ जाने में अगर ये टाइम dt जितना ले रहा है तो फिर ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा इसने? v dt, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? v dt। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये v dt समझ में आया हमें? बोलना पड़ेगा आप लोगों को, क्या समझ में आया v dt? यस सर। ठीक है, फिर एक बार वापस बताइए ना। फिर से देख लो कि सर अगर यहाँ से ये यहाँ पे जा रहा है, a टू b में जा रहा है, तो इस लेट्स सपोज इसने d जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। और कितने टाइम में ट्रैवल करा? dt टाइम में ट्रैवल करा। तो मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? d था। अब मुझे d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या हो गया? v इंटू dt। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया v dt, बट हमें पता है कि सर ये बेस है तो हाइट तो ये है। तो अगर ये एंगल सर थीटा है, लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है, तो आपका ये वाला जो होगा कंपोनेंट, ये वाला जो होगा, ये क्या हो जाएगा? v dt साइन थीटा। यस और नो? क्योंकि ये हो, अरे समझ रहे हो ना, ये होगा v dt cos थीटा, ये होगा v dt साइन थीटा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये लिखा मैंने v dt साइन थीटा। फिर से समझ लो, इसको नहीं समझ में आया सर, ये v dt है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है। आपका ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। बेस क्या है? v dt इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये हो गया v dt साइन थीटा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। अब dt को इधर लेके आ जाओ, तो सर ये आ गया dA अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू वी इंटू साइन थीटा। अब मैंने m से नीचे ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। m से ऊपर नीचे क्यों डिवाइड किया? क्योंकि सर m v और r ये क्या बन गया मेरा? बोलो क्या बन गया? ये लीनियर एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर। ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? r क्रॉस p, वो होता है mvr। ठीक है, ये हो गया l अपॉन में अच्छा ये होता है r क्रॉस p होता है तो mvr साइन थीटा होगा। तो ये mvr साइन थीटा पूरा का पूरा क्या बन गया? l, और नीचे है 2m, तो ये हो गया 2m। तो ये हो गया dA अपॉन dt इज इक्वल टू l अपॉन 2m। ठीक है, ये डेरिवेशन तो फिर भी ठीक है, सुन लो मेरी बात। डेरिवेशन आपको याद है तो बहुत अच्छा है, एक बार के लिए डेरिवेशन नहीं भी याद है तो भी काम बन जाएगा, बट ये रिजल्ट जरूर याद होना चाहिए, बिकॉज इस पे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं। क्लियर Yes, sir. एवरीवन? dA अपॉन dt इज इक्वल टू l अपॉन 2m। Am I clear to all of you? Yes. चलो ठीक है। कैप्लस का थर्ड लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कैप्लस का थर्ड लॉ क्या था? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू Yes. ए क्यू, तो टी स्क्वायर को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा इनटू ए क्यू, और इस कांस्टेंट की इवन सर हमें वैल्यू भी पता है, सोच के देखो, पता है क्या? बिल्कुल पता है सर, ये तो हमने डिराइव ही करके लाया था। क्या लाया था सर? ये हमने लाया था अराउंड 4 पाई 4 स्क्वायर pi अपॉन square जी एम इंटू में ए क्यू। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट की R वैल्यू। cube. Yes. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस। ठीक है, तो ये दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब आपको कैप्लस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं।